जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल की विचारधाराएं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनसे भूगोल के बहुत से सिद्धांत प्रभावित होते हैं, जैसे मार्क्स की थ्योरी, डेविस के सिद्धांत आदि पर कहीं ना कहीं भौगोलिक चिंतन के विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं उससे हमारा अभिप्राय अलग अलग भौगोलिक चिंतकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से है। अन्य शब्दों में कहें तो आज तक मानव भूगोल के अनेकों विचारक हुए। उन सब विचारकों ने जिस प्रकार मानव और पृथ्वी के संबंध को देखा उन्हीं भौगोलिक विचारधाराएं बनी। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। एक तो है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नवनिश्चयवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियतिवाद। तो नियतिवादी है क्या? हम भारतीयों के अंदर हम देखते हैं कि जब कोई कार्य हमारे अनुसार नहीं हो पाता या जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित कर मेहनत करते हैं और उसके फलस्वरूप इच्छित परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते, तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को बात करते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं था या मेरे नियत में नहीं था। तो कहीं ना कहीं नियतिवाद जो विचारधारा है इसी से प्रभावित है। इसको डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। यह विचारधारा प्रकृतिवादी है, अर्थात मानवीय क्रिया प्राकृतिक वातावरण का परिणाम है। इसका मतलब है कि मानव की जो सारी क्रियाएं हैं वो प्रकृति से निर्धारित होती हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे उष्ण प्रदेशों के लोग यानी गर्म प्रदेशों के लोग धूप से बचने के लिए सिर पर पगड़ी बांधते हैं तथा हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं। वहीं शीत प्रदेश के लोग हैं, जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं, वो कोट पैंट टोपी जैकेट इत्यादि को पहनते हैं। और एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि ब्रिटिश द्वीपों के उत्तरी सीमांत पर लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है शेटलैंड द्वीप। उसके वहाँ पर विश्व के सबसे कम ऊंचाई के घोड़े पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई केवल मात्र 3 फीट के आसपास होती है। जब तक कुछ व्यापारियों ने इन घोड़ों को यूएसए में भेजना आरंभ नहीं किया था, तब तक परंपरागत रूप से यही माना जाता था कि शेटलैंड घोड़ों की यह अपनी विशेष नस्ल है जो अंतः प्रजनन द्वारा स्थिर हो गई है। उन व्यापारियों को बड़ी निराशा तब हुई जब उन्होंने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीन वातावरण में जन्म लेने वाले घोड़े पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े होते गए। इसी प्रकार उदाहरण लिया जा सकता है कि चीनी और जापानी लोग जब यूरोप एवं अमेरिका में जाकर बस जाते हैं तो उनकी संतानों के भार, उनकी ऊंचाइयां दोनों में वृद्धि होना प्रारंभ करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति जैसा चाहती है मानव व्यवहार उसी भांति होता है, अर्थात मानव के निर्णय की शक्ति वातावरण से नियंत्रित होती है। जैसे कहीं पर तूफान और चक्रवात आता है तो मानव को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि मानव की जो निर्णय की शक्ति वातावरण से नियंत्रित होती है। अगर और एक अन्य उदाहरण लें, जहाँ पर देखें कि जहाँ पर कृषि की सुविधा नहीं होगी वहाँ पर भी लोग क्या होते हैं, वहाँ के लोग शिकारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मानव के कार्य हैं वो वातावरण से द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, वातावरण से द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार के विचारकों में अगर हम देखें तो कांट, अरस्तु, मॉन्टेग्यू, एलन सेम्पल आदि को माना जाता है, जिसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत करेंगे। आगे देखते हैं कि मानव प्रकृति का दास है और प्रकृति द्वारा निर्धारित संकेतकों के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि नियतवादियों का मानना है कि मानव प्रकृति का दास है, वह उससे प्रभावित होता है, उसकी पूजा करता है और प्रकृति जैसा चाहती है उसी के अनुरूप मनुष्य को कार्य करना होता है। ऐसी परिस्थिति जिसमें आदि मानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। अगला विचार है संभववाद। संभववाद विचारधारा नियतिवाद के विपरीत की विचारधारा है। इसका मतलब है कि नियतिवादी विचारधारा जहाँ भाग्य यानी प्रकृति को श्रेष्ठ मानती थी, वहीं यह विचारधारा मानव को श्रेष्ठ मानती है। संभववाद कहता है कि दुनिया में बहुत सारी संभावनाएं हैं
और मानव उसका उपयोग कैसे करता है इसके बारे में संभववादी बात करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, लोहा, कोयला, जल आदि। अब ये मानव के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसका उपयोग किस प्रकार करेगा। उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं, जैसे इजराइल इजराइल में पीने योग्य मीठे पानी की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रौद्योगिकी का इस प्रकार विकास किया कि वो खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकें। साथ ही साथ वहाँ पर कृषि कार्यों के लिए भी पानी की ज़्यादा कमी होने की वजह से वो लोग ड्रिप सिंचाई पद्धति का विकास किए और उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त किया। अन्य अगर उदाहरणों को लिया जाए तो हम देखते हैं कि संभववादियों के अनुसार प्रकृति कभी भी परामर्शदाता से अधिक नहीं रही है। मानव अपने तकनीकी कौशल के द्वारा रबड़ की उपज अंटार्कटिका में उगा सका है, और इस विचारधारा के जो महान मेन प्रवर्तक रहे हैं, संभववाद शब्द के प्रयोग करने वाले पहले फेब्रे थे, और इस विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी लाप्लास को माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नियतिवादी के विपरीत की विचारधारा है। दूसरा, यह मानववादी विचारधारा यानी मानव को प्रमुख मानता है, प्राथमिकता में रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से प्रभावित हो और उसके नियंत्रण में रहे, बल्कि वातावरण मानव के समक्ष ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है कि मानव संभावनाओं के चयन द्वारा विकास कर सके। जैसे बहुत सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग मानव कैसे कर रहा है। संभववादियों का विचार मानना है कि प्रकृति मार्गदर्शक है, मानव प्रमुख है। जैसे इजराइल का उदाहरण दिया मैंने। ऐसी परिस्थिति जिसमें मानव विकास की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं, संभववाद के नाम से पुकारी जाती हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद की विचारधारा जो है, इसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नव निश्चयवाद के जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय रहे हैं। टेलर महोदय ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में नव निश्चयवाद की संकल्पना को निश्चयवाद तथा संभववाद की संकल्पनाओं के बीच एक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मानव तथा प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नवनियतिवादी विचारधारा है उसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव को यातायात नियंत्रक माना गया है। यानी कि जो यातायात के प्रवाह को क्षण भर के लिए अवरोधित कर सकता है। यानी मानव जो यातायात है, जैसे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कुछ समय के लिए ट्रैफिक को रोक लेता है, उसी प्रकार मानव जो है प्रकृति के जो मार्ग में कुछ समय के लिए उसको अवरोधित कर सकता है, उसके प्रवाह को रोक सकता है। लेकिन ट्रैफिक अपने मार्ग और दिशा पर चलती है। इसी प्रकार प्रकृति के नियम परिवर्तित नहीं किए जा सकते। जैसे ट्रैफिक के नियम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रकृति के नियम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और मानव को उसी मार्ग पर चलना शेषकर होगा जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। यह संकल्पना नियतिवादी और संभववाद के मध्य का मार्ग है। जैसे हम देखते हैं कि मानव नदी पर बांध बना सकता है, सिंचाई, विद्युत उत्पादन कर सकता है, परंतु विपरीत मार्ग उसके प्रवाह की दिशा को व्युत्क्रमित नहीं किया सकता। यानी कि नदियों के मार्ग की दिशा को व्युत्क्रमित नहीं कर सकता। नदी को कुछ समय के लिए रोक सकता है बांध बना करके, उससे सिंचाई कर सकता है, विद्युत उत्पादन कर सकता है, लेकिन नदी के जो दिशाएं हैं उन दिशाओं को मोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि नदी अगर उत्तर दिशा से आ रही है तो उसको मोड़ करके हम पुनः उत्तर दिशा में उसको प्रवाहित कर देंगे। तो ये जो विचारधारा रहा है वो नवनियतवाद की विचारधारा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत कुछ उपागम हैं इसके, उन उपागमों की चर्चा करते हैं।
सबसे पहले मानव भूगोल के बृहत अवस्थाएं और प्रणोद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उपागम रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समयावधि दिया हुआ है, ये उपागम है, ये बृहत उसके लक्षण हैं। तो पहले उपागम कौन कौन से उसको देख लेते हैं। एक तो अन्वेषण विवरण है, दूसरा प्रादेशिक विश्लेषण है, तीसरा क्षेत्रीय विवेदन है, चौथा स्थानिक संगठन है, पांचवा मानवतावादी आमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय है, छठा भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल के उपागम नहीं रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी उपागम हैं उनको आपको याद करना होगा। साथ ही साथ ये जो उपागम रहे किस समय अवधि में रहे इसको भी देखना होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि उपनिवेश युग में जो प्रमुख उपागम रहा है वो अन्वेषण और विवरण यानी खोज रहा है। इसके लक्षण क्या रहे हैं। साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलविद्वाओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा इस समय। दूसरा उपनिवेश युग, इस समय प्रादेशिक विश्लेषण प्रमुख उपागम रहा। प्रदेश की सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। यह मत था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। नेक्स्ट है अंतर्युद्ध अवधि के दौरान यानी 1930 के दशक में इसका जो उपागम रहा वो क्षेत्रीय विभेदन का रहा। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल देने के लिए ये उपागम को अपनाया गया। नेक्स्ट है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक जो मुख्य उपागम रहा वो स्थानिक संगठन है। इस दौरान कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्टता हासिल किया। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों के अनुप्रयोग किए जाने शुरू हुए। इस प्रावस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना रहा। फिर नेक्स्ट है 1970 का दशक। 1970 का दशक जो रहा वो मानवतावादी आमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय इसका उपागम रहा। इस दौरान मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। नेक्स्ट है 1990 का दशक। 1990 का दशक जो रहा है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का रहा है। बृहत सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ कि जो उपागम रहे हैं मानव भूगोल के उन उपागमों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उपागम है, मानव भूगोल के उपागम है, कौन सा मानव भूगोल के उपागम नहीं है। दूसरा किस अवधि में कौन सा उपागम रहा इसको भी याद रखना। जैसे अंतर्युद्धक अवधि के बीच 1930 के दशक में कौन सा उपागम था, तो क्षेत्रीय विभेदन था। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आरंभिक उपनिवेश काल में किस उपागम का प्रयोग किया गया, तो अन्वेषण और विवरण था। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको इस चार्ट को तैयार करना होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन के रूप में मानिए कि मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं उसके उप क्षेत्र हैं और किससे संबंधित हैं इसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल का एक क्षेत्र है सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों के अंतर्गत हम देखें तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा था लेकिन में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है या कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब ये जो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं उसका संबंध किस विषयों से रहा है, जैसे व्यवहारवादी भूगोल का मनोविज्ञान से,
सामाजिक कल्याण भूगोल का कल्याणार्थशास्त्र से, अवकाश भूगोल का समाजशास्त्र से, सांस्कृतिक भूगोल का मानव विज्ञान से, लिंग भूगोल का समाजशास्त्र मानव विज्ञान महिला अध्ययन से, ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास से, चिकित्सा भूगोल का महामारी विज्ञान से। आगे देखते हैं हम लोग नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल जो मानव भूगोल का क्षेत्र है उसका जो संबंध है नगरीय अध्ययन और नियोजन से है। वहीं राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र हैं, एक तो निर्वाचन भूगोल, दूसरा सैन्य भूगोल। इसका संबंध जो है वो राजनीतिक विज्ञान विषय से है और सैन्य भूगोल का सैन्य विज्ञान से है। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल जनांकीय से संबंधित है। अगला है आवास भूगोल। आवास यानी नगर ग्रामीण नियोजन किस प्रकार हो गए हैं, नगर ग्रामीण नियोजन से इसका संबंध है। नेक्स्ट है जो मानव भूगोल के क्षेत्र में आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं पहले देख लेते हैं। उपक्षेत्र क्या क्या है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब इसके उपक्षेत्र रहे हैं। अब संसाधन भूगोल का संबंध संसाधन अर्थशास्त्र से है। कृषि भूगोल का संबंध कृषि विज्ञान से है। उद्योग भूगोल का संबंध औद्योगिक अर्थशास्त्र से है। विपणन भूगोल का व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी वाणिज्य से है। पर्यटन भूगोल का संबंध पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको हम आने वाले क्लास में शामिल करेंगे। धन्यवाद।